इतना पढ़ने लिखने के बाद कहीं भी आराम से विदेश में नौकरी होती, बढ़िया डॉलर्स में तनख्वाह होती, ये कहाँ आम आदमी पार्टी के चक्कर में फंस गए आप। आम आदमी पार्टी में जो कोई आया है वो अपना करियर छोड़ के आया है। मैं खुश था बाहर से रह के किसी एनजीओ में किसी संस्था में अपना योगदान देते रहता, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, अगर सरकार के अंदर से अगर ये काम अगर मैं कर पाऊं तो उससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट कहीं नहीं हो सकता। और वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो स्पार्क थी, वो आम आदमी पार्टी। मैं कह रहा हूं जितने भी आज केंद्र के मंत्री हैं, अगर इनको पॉलिटिक्स से हटा दो, क्या उनको कोई नौकरी पे देगा? नहीं लेगा। उनके पास कोई है ही नहीं वैसे कोई स्किल, केवल नेतागिरी करी है। आपने अन्ना आंदोलन भी देखा और अभी जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, इन दोनों में क्या फर्क दिखाई देता है? जिस हिसाब से इस देश में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाने की कोशिश करी जा रही है, जब ये देखा कि भाई आप इन लोगों को ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, ये लोग क्रिटिकल माइंडेड हैं, आप भले जितना प्रोपेगेंडा चलाओ, आप भले एनसीईआरटी की बुक्स फिक्स कर लो, करिकुलम बदल दो, लेकिन जितना दबाओगे सच्चाई को और उभर के आएगा। ये कहा जाता है कि पूरा इस आंदोलन के चेहरे भले अभिजीत दीप के और उनके साथी थे, लेकिन इसके पीछे जो दिमाग और जो पूरी सोच है वो आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं और आप जैसे कलाकारों की थी। ये लोग जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर करना ही होता तो हम अपने आप से कर लेते, हम क्यों वेट कर रहे थे किसी चीज का? देखिए, बच्चों की खासियत ये थी और मोदी जी इसमें चूक गए कि आप उसी को डरा सकते हो जिसके पास खोने के लिए कुछ है। 15 साल का बच्चा या बच्ची 18 साल को क्या आप डराओगे? बीजेपी और तमाम आपके राजनीतिक विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप केवल देश का जो नीट का पेपर था उस पर आप लोग बोलते हैं, पंजाब में पेपर लीक हुआ उस पर आप लोग बोलते नहीं है, उसे चीटिंग बताते हैं आप लोग। भाजपा को लगता है कि जो भाजपा के तो सारे सपोर्टर्स अंधभक्त हैं, उनको लगता है कि देश की जनता भी अंधभक्त है, तो इसलिए केवल भाजपा और सपोर्टर्स कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। अब आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी E20 के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने अब तो अपील कर दी कि गाड़ियां ही खरीदना बंद कर दो पेट्रोल और डीजल की। जब जब आम आदमी को लेके कोई भी मुद्दा होगा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पे हो सकती है। अमेरिका इथेनॉल भारत के ऊपर थोप रहा है। ट्रंप ने पता नहीं मोदी के ऊपर क्या जादू या क्या दबाव डाल रखा है कि जो ट्रंप बोलता है कि भाई रशिया से ऑयल मत लो, लेकिन हाँ जी नहीं लेते हैं। कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि पंजाब की पहले की कोई सरकार नहीं कर पाई और वो आप लोगों ने कर दिया? पूरे आयुष्मान योजना की सालाना बजट देश भर का है 9,000 करोड़। पंजाब के मुख्यमंत्री सेहत योजना जो हमारी 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, केवल पंजाब की, पता है उसका सालाना क्या बजट है? 2,000 करोड़। तो हमारी जो महिला सम्मान योजना, जो मावधियां सत्कार योजना हम जो कहते हैं, कैशलेस कैश ट्रांसफर स्कीम, हम 1500 देते हैं हर दलित महिलाओं को और 1000 रुपए देते हैं हर जनरल कैटेगरी की महिला को। एक विपक्ष जो बड़ा आरोप लगाता है ना, वो ये लगाता है कि आम आदमी पार्टी जो है मार्केटिंग की बहुत बड़ी उस्ताद है। अगर विपक्ष काम नहीं गिनवा पा रही है अपनी, तो उसको मार्केटिंग का एग्जाम्पल तो ना ही दे। हमने काम किया है, हम अपनी बात रखते हैं। ड्रग्स की समस्या का जो ओरिजिन हुआ वो भाजपा और अकाली। भाजपा अगर आके कहती है पंजाब को कि हम आपको अच्छा भविष्य देंगे, आप किस मुंह से कहते हो ये बात? जैसन भाई, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 2 लोकसभा सांसद राजकुमार चब्बेवाल साहब और मीत हायर साहब को विधानसभा भी लड़वाया जा सकता है। ऐसी कुछ चर्चा चल रही है क्या पार्टी में? क्योंकि राज्यसभा के आपके वैसे ही सांसद चले गए बीजेपी के साथ, अब आप लोकसभा के भी अगर चुनाव लड़ा देंगे तो हाउस में तो जनता को बखूबी याद है कि किसने दगा दिया है उनको और कौन मजबूती से ग्राउंड पे काम कर रहा है। आप IITian भी रहे, लेखक भी रहे, रणनीतिकार भी रहे, नेता भी रहे, चारों में से खुद को क्या देखना पसंद करते हैं? कौन सा रोल अपना अच्छा लगता है? मेरे ख्याल से पेट्रियट की एक भावना है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है बस। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत यादव और उत्तम हिंदू में एक बार फिर आपका स्वागत है।
अक्सर हम इस नेटवर्क पर आपको तमाम ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जो पंजाब और देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही राजनीतिक शख्स से आपको मिलवाएंगे जिनका जब तक वो राजनीतिक दल में नहीं आए थे शायद राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, और जो उनका जो एजुकेशनल कैरियर था उसे देखकर लगता था कि वो युवक कुछ ना कुछ नौकरी करेगा, विदेश जाएगा, तमाम चीजें करेगा, लेकिन राजनीति में आए और राजनीति में आकर ऐसे उलझे कि अब तक राजनीतिक कैरियर ही चल रहा है। तो स्वागत कीजिए, आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में सलाहकार जैस्मिन शाह जी। जैस्मिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो में बुलाने के लिए। जैस्मिन भाई, सबसे पहले राजनीतिक सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले एक सीधा सवाल जी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की, बीटेक किया, एमटेक किया, फिर आईआईटी मद्रास यानी आईआईटी मद्रास से आपने किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी आप चले गए, वहां से आपने मास्टर डिग्री ली और उसके बाद राजनीति में आ गए। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना पढ़ने लिखने के बाद कहीं भी आराम से विदेश में नौकरी होती, बढ़िया डॉलर्स में तनख्वाह होती, ये कहाँ आम आदमी पार्टी के चक्कर में फंस गए आप और कैसे फंस गए? नहीं, देखिए, सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं था। सवाल था कि अगर हमारे जैसा युवा, जिसको मैं साधारण मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, एक बेडरूम हॉल घर में बड़ा हुआ, पूरा मेरा बचपन उसी में बीता। माँ बाप ने सबसे ज्यादा जो कमाया सारे मैं और मेरे बड़े भाई हैं हमारी पढ़ाई में सारा इन्वेस्ट किया। तो जब पढ़ के आईआईटी मद्रास से बाहर निकले, एक अच्छी कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने 3 साल नौकरी की, अच्छा कमाया कराया, फिर यूएस गए, वहां पढ़ाई करी। तब कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी के दौरान लगा कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत करियर में, लेकिन देश की जो व्यवस्था है, देश में जो सुधार होना चाहिए, वो बहुत ही पिछड़ा है देश कई सारे मानकों में, अगर मैं कहूँ तो। और अगर देश का जो प्रिविलेज्ड यूथ है, अगर वो बढ़ के जिम्मेदारी नहीं करे लेगा, वो केवल अपना घर बसाने में लग जाएगा, तो फिर देश कैसे बढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं वो भाव था। आम आदमी पार्टी ने वो स्पार्क दी जिसपे मेरे ख्याल से मैं नहीं, मेरे जैसे कई सारे असंख्य युवा थे जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, जिसके कोई भाई, चाचा, मामा वगैरह परिवार में दूर तक कोई नहीं था। परिवार में तो मैं कहूँगा, परिवार में मैं गुजराती बिजनेस फैमिली से आता हूँ, अडानी अंबानी वाली नहीं, छोटे कारोबार जैसे होते हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उस तरीके परिवार से आता हूँ। तो हमारे परिवार में किसी ने, तो मैं कह रहा हूँ, एक बार घर से बाहर निकल के धरना तक नहीं दिया होगा, है ना? तो कितना आंदोलन में, एकदम सिंपल माइंडेड था परिवार। लेकिन क्योंकि मुझे इतना एक्सपोजर मिला देश में, दुनिया में जाने करने का, तब ये सोच आया, भाव आया कि नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं मौका ढूंढता रहा, और जब आम आदमी पार्टी बनी, हमारे जैसे लोग जो पार्टी में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको कहीं बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप देखें, आम ज्यादातर पार्टियों में, मैं कह रहा हूं, जितने भी आज केंद्र के मंत्री हैं, मंत्रियों की बात कर रहा हूं, उनके कार्यकर्ता, मंत्री अगर इनको पॉलिटिक्स से हटा दो, क्या उनको कोई नौकरी पे लेगा? उनको कोई भारी भरकम सैलरी देगा? नहीं लेगा। उनके पास कोई है ही नहीं वैसे कोई स्किल, केवल नेतागिरी करी है। आम आदमी पार्टी में जो कोई आया है वो अपना करियर छोड़ के आया है, कुछ कमाने नहीं आया, कुछ देने आया। तो उस भाव से मैं भी जुड़ा, और मेरा सौभाग्य रहा कि अरविंद जी, मनीष सिसोदिया जी जैसे लोगों से मेंटरिंग मिली, उनसे काफी कुछ सीखा जाना, और समय समय पे मुझे अपने योगदान देने का भी मौका मिला। तो सफर जारी है। लेकिन मैं थोड़ा, कैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, और क्या घर वालों ने विरोध नहीं किया? क्योंकि गुजराती, देखिए आप परिवार, गुजराती परिवार, एकदम कमाना खाना और अपने परिवार को आगे बढ़ाना, इतनी मेहनत किया आप लोगों पर, उसके बाद आप लोग अच्छा भला कैरियर छोड़ करके कि चलिए अब राजनीति करते हैं, अब देश बदलने निकलते हैं। और जहां तक अगर मेरे तथ्य ठीक है तो आपकी अपनी पत्नी से भी मुलाकात यूएस में हुई, तो घर में विरोध नहीं झेलने को मिला? देखिए, ये सफर थोड़ा लंबा था, तो एक हिसाब से मैंने घर वालों को झटका एक साथ नहीं दिया, अच्छा, धीरे धीरे करके दिया। तो जो मेरी कॉर्पोरेट में, मुझे याद है 2003 में मैंने पहली कैंपस से निकल के एक बहुत ही वन ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज आईटीसी लिमिटेड में मैंने जॉब लिया था, अच्छा कमा रहा था। 2007 में 3 या 4 साल काम करने के बाद तब मैं काफी ट्रैवल कर रहा था, और तब मैंने जो एक्चुअल मेरा बदलाव था कि झुकाव था पब्लिक सर्विस को लेके, वहां से शुरू हुआ। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में अगर कोई अच्छी पार्टी, साफ सुथरी, अच्छे लोग जिससे मुझे जुड़ने का मन करे तो तब मैं जुड़ूंगा, लेकिन मेरा ये श्योर नहीं था।
मुझे इतना ये था कि मुझे देश के लिए कोई काम करना है। तो 2007 में मैंने नौकरी वोकरी छोड़ के एनजीओ, एक जनाग्रह करके एनजीओ अभी भी बैंगलोर में काम करती है, वो शहरों को ठीक करने, अर्बन पॉलिसी में काम करती है और पॉलिसी लेवल पे काम करती है। तो वहां से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ। तो पहला झटका तो परिवार वालों को वहां पे मिला कि अच्छा खासा उस टाइम पे लाख से ज्यादा कमाने वाला लड़का 20,000 की एनजीओ की सैलरी ज्वाइन कर ली। तब मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स को समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरे बड़े भैया हैं यूएस में, वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने समझा एंड ही हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। एंड आई थिंक इनिशियली एक बार जर्नी शुरू हो गई तो पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। और कुछ साल मैंने एनजीओ में काम करने के बाद मैं यूएस में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, तो मैं कोई एमबीए ऐसे कोई डिग्री नहीं लेने, मैं मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तब मेरा माइंड सेट था कि मुझे देश के गवर्नेंस के ढांचे पे काम करना है। मतलब इस देश में अगर सरकार, मतलब इस देश के पास तमाम ताकतें हैं, इतना टैलेंट है, इतने अच्छे लोग हैं, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सारा कुछ है, लेकिन देश के पॉलिटिशियंस और सरकार थर्ड क्लास है, थर्ड ग्रेड है। मतलब हमने देश को इतना बर्बाद किया, मतलब आप खुद समझिए कि आपने तो दिल्ली में जब हमारी सरकार थी बहुत बेहतरीन तौर से कवर किया है। 5 साल में अगर दिल्ली की सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो सकता है, तो ये तो जब देश आजाद हुआ था 1947 में, वो 5 साल के अंदर, पहले 5 साल में ही जानो 1951 में पहली सरकार बनी थी नेहरू जी की, पहले 5 साल में काम हो, चलो 5 नहीं 10 साल में हो जाना चाहिए था। 75 साल हो गए देश को, लेकिन अब भी अधिकतर सरकारी स्कूल अगर आप देखें कि मतलब लगभग 1-2 साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, केरला तमिलनाडु की अच्छी हैं, ठीक है स्कूल्स, लेकिन बाकी सारे में है ही नहीं। मतलब वो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट ही नहीं है, वो नियत ही नहीं है इन बुनियादी मुद्दों पर काम करने की। तो मेरा झुकाव उस तरीके से शुरू हुआ कि नहीं, मुझे इन चीजों पे काम करना है। यूएस में जाके जब पढ़ाई करी, मेरा मकसद था कि चलो अगर देश को ठीक करना है तो हमें बाहर से भी तो आइडियाज लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास ही बेस्ट आइडियाज हैं। मतलब बाबा साहेब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़े थे, और जिस मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में मैंने जो मास्टर्स किया था, उनकी लाइब्रेरी में बाबा साहेब का एक मूर्ति थी। तो मैं लगभग जब भी लाइब्रेरी एंटर करता था तो लिटरली मतलब नमन करके कि भाई उनका 0.001% भी ज्ञान अगर मुझे आ जाए तो मैं एटलीस्ट देश के लिए कुछ कर पाऊं। तो मैंने वहां पे पढ़ाई करी, और जैसे आपने सही कहा कि मेरी वाइफ से मुलाकात, वो भी इनफैक्ट पब्लिक पॉलिसी की डिग्री कर रही थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। तो हम दोनों मैनहट्टन में मिले, और दोनों का भाव एक था। वो भी एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट प्रोफेशनल हैं, लेकिन वो भी चाहती हैं कि उनका इंटरेस्ट है कल्चरल पॉलिसी में, और कई और इश्यूज हैं, जेंडर इक्विटी पे, वो जेंडर इश्यूज पे बहुत काम करती हैं। तो हम दोनों का वहीं पे मिलना हुआ, और फिर उसके बाद वो था 2010 से लेके 2013, उस दौरान मैं यूएस में था। उसके बाद मैंने एमआईटी भी ज्वाइन करी। जो नोबेल लॉरिएट्स थे, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, उनके साथ मैंने काम किया। उनको नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स 2019 में मिली, तो उनके साथ मैंने एमआईटी में काम किया 1 साल। और इस दौरान अन्ना आंदोलन होता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन होता है, और मेरे दिल में ये था कि मतलब इतना बड़ा आंदोलन, अच्छा मैं क्योंकि ऑलरेडी झुकाव था, पढ़ाई भी मैं उसी सब्जेक्ट में कर रहा था, लेकिन जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें कहीं पे भी मुझे इतनी रुचि नहीं थी कि भाई इनसे जुड़ूं। वरना मैं खुश था बाहर से लेके रह के किसी एनजीओ में, किसी संस्था में अपना योगदान देते रहता। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, अगर सरकार के अंदर से अगर ये काम अगर मैं कर पाऊं तो उससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट कहीं नहीं हो सकता। और वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो स्पार्क थी, वो आम आदमी पार्टी थी। अच्छा, जब तक अन्ना आंदोलन भी चल रहा था तो मैं था कि चलो पता नहीं इनका क्या इरादा है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी बनी, इन्होंने कहा कि नहीं हम कीचड़ में खुद उतर के उसे साफ करेंगे, तब मुझे विश्वास हुआ कि ये लोग वाकई में दे वांट टू, मतलब वो संघर्ष करने के लिए तैयार है। और मैंने तब छोटे छोटे डोनेशंस देने शुरू किए, दूर से जुड़ाव शुरू हुआ। और जब मैं इंडिया आया तब मैंने इंश्योर किया कि मैं दिल्ली में मैंने एक नौकरी ली। मैं किसी को नहीं जानता था, ना अरविंद जी, ना मनीष जी, ना आतिश जी। मैंने जब जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं काम कर रहा था, हम एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट्स को एडवाइस करते थे। अच्छा। तो जब 2015 में, मैं 2013 में वापस आ गया, 2015 तक मैंने वेट किया कि सही अपॉर्चुनिटी मिले। और जब सरकार बन गई, 67 सीटें आई, तो मुझे याद है मनीष सिसोदिया जी ने अपने पहले बजट में एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। बिल्कुल। और वो मेरे लिए एक हिसाब से इनविटेशन था कि अब तो आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं देश भर में करीबन 8 या 10 सरकारों को एजुकेशन के ऊपर एडवाइस देता था कि आपको क्या करना चाहिए। तो तब मैंने
कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे आइडिया शेयर करना चाहते हैं। वाकई में आप मानिए विक्रांत भाई, एक हफ्ता नहीं लगा, एक हफ्ते के अंदर मुझे रिस्पॉन्स आया, कहा कि नहीं आप आइए। तो मुझे लगा चलो कोई डायरेक्टर या सेक्रेटरी मिलने के लिए बुला रहा है, कि नहीं मनीष जी खुद मिलेंगे। अच्छा। और उनके पास फ्राइडे तक का टाइम, पूरा उनका कैलेंडर ब्लॉक्ड है, तो सैटरडे को घर पे मिलेंगे। सैटरडे को घर पे बुला रहे हैं, मतलब सीरियस होगा। लगा चलो आधे घंटे चाय पे मिलेंगे, कुछ सुनेंगे। वो मीटिंग 3 घंटे चली। अच्छा। जब हम आए, पहली मुलाकात हम तो प्रेजेंटेशन लेके आए। उन्होंने बोला हाँ कितना टाइम, मुझे लगा एक घंटा चाहिए। बोला चलो ठीक है शुरू करते हैं। मीटिंग 10 बजे शुरू हुई, 12 साढ़े 12 बजे। अच्छा, सबसे ज्यादा सवाल जवाब मनीष जी पूछ रहे हैं कि नहीं अच्छा हम देश और दुनिया में जो एजुकेशन में जो शोध हुए हैं, क्या चीजें काम करी, वो सारी प्रेजेंट कर रहे थे। तो फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं आप लंच करके जाइए, आप और आपकी पूरी टीम। तो 3 घंटों में मुझे साफ हो गया कि यार ये लोग, इन लोगों में जो जुनून है, एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल, बट इन तमाम मुद्दों को, जिन मुद्दों को 1947 में एड्रेस किया जाना चाहिए था, वो है। और तब से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ। मैंने इस्तीफा दिया मेरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में दिल्ली में काम करता था, और 2016 से एज एन एडवाइजर टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जुड़ाव शुरू हुआ। पार्टी के साथ आधिकारिक जुड़ाव शुरू हुआ, और बस तब से अब 10 साल का सफर जारी है। आपने अन्ना आंदोलन भी देखा, हालांकि चाहे बाहर से देखा, उस समय आप उसमें उस तरीके से नहीं जुड़े, लेकिन उस समय भी हजारों सैकड़ों युवा जुड़े थे। हम लोग रोज जंतर मंतर, रामलीला मैदान, जो 18 घंटे हम लोग वहां रहा करते थे। लेकिन आप लोग जो देख रहे थे उस आंदोलन को, और अभी जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, इन दोनों में क्या फर्क दिखाई देता है? जो जैनजी का आंदोलन हुआ और उस समय जो युवाओं का, उस समय तो पूरा देश शामिल हो गया था। बिल्कुल। तो क्या फर्क दिखाई देता है? इस समय भी ये मेरे ख्याल से इस आंदोलन को कम नहीं आंकना चाहिए। इसमें भी देश भर, इनफैक्ट यहाँ तो देश भी नहीं, विदेश से एक लड़का आया हुआ था, और उसको इतना बुरा लगा जो चीफ जस्टिस ने कमेंट दिया, और नीट पेपर लिख के वो वहां पे नौकरी ढूंढ रहा था, अभिजीत दिपके। वो नौकरी छोड़ करके बोला कि नहीं मैं यहाँ पे आके, मेरी जिम्मेदारी है कि 22 मिलियन लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो मैं तो अपना काम करूंगा, बाकी लोग आए या ना आए। तो मेरे ख्याल से दोनों का भले वो कंटेक्स्ट डिफरेंट हो, लेकिन 2012 के बाद, अच्छा मैंने एक्चुअली ये सवाल मनीष सिसोदिया जी से पूछा, क्योंकि मैं 2012 में था नहीं, और मुझे याद है 20 तारीख को जब मार्च टू पार्लियामेंट होना था, तो मैं, मनीष जी, संजय सिंह जी, आतिशी जी, हम सारे मंच के पास अपना समर्थन देने के लिए, मूवमेंट पूरा सीजेपी का था, हमने कहा कि नहीं हम अपना पूरा समर्थन देंगे। तो हम बैठे थे, और मैंने मनीष जी को बोला कि आज जो माहौल दिख रहा है, और 2012-13 में, तो कैसा लग रहा है आपको, इसमें से क्या अंतर? ही सेड कि नहीं, मुझे तो उस दिन के बाद मुझे लगा कि मेरे जीवन में मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन आज वो लग रहा है कि, और लेकिन डिफरेंस वहां पे था कि एट दैट टाइम क्रॉस सेक्शन ऑफ लोग, नॉट जस्ट यूथ, मिडिल एज, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए। बिल्कुल। इसमें जो युवा जागा है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होप इससे केवल युवाओं को नहीं, पूरे देश को, मतलब मैं आई एम इन 40s, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि जिस हिसाब से इस देश में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाने की कोशिश करी जा रही है, हम तो चलो हमने अपना संघर्ष किया, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए तो शायद वो भी नहीं रहेगा। लेकिन जब ये देखा कि भाई आप इन लोगों को ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं, ये लोग क्रिटिकल माइंडेड हैं, आप भले जितना प्रोपागेंडा चलाओ, आप भले एनसीईआरटी की बुक्स फिक्स कर लो, करिकुलम बदल दो, लेकिन सच्चाई कभी, जितना दबाओगे सच्चाई को और उभर के आएगी। तो बहुत उम्मीद जागी। मैं तो कहता हूं कि एक हिसाब से भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमें उम्मीद जागी है कि भाई ये लड़ाई लड़ते रहो, है ना। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। चलो वोट डाले उन्होंने मोदी जी को, बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन अब जो फेलियर्स आ रहे हैं उनके सामने, वो सब लोग देख रहे हैं, और उन्हें एक बस मजबूत विपक्ष का इंतजार है। मेरे ख्याल से आने वाले जो चुनाव हैं, नॉट जस्ट द नेशनल इलेक्शंस बट स्टेट इलेक्शंस में आपको इस जेनजी प्रोटेस्ट का असर जरूर दिखेगा। जेनजी ने क्या, सभी इस प्रोटेस्ट का मुझे जो सबसे बड़ा लगता है योगदान, कि एक जो खौफ का वातावरण राजनीति में था, वो इन बच्चों ने खत्म कर दिया। और जैसे भाई शायद आप मुझसे सहमत होंगे कि हम अक्सर ना, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जिनके बच्चे अब जैनजी हैं, या फिर जो हमसे बड़ी वाली पीढ़ी थी, अक्सर ये कहती थी कि जैनजी, ये जो पीढ़ी है बड़ी कंफ्यूज है, ये मोबाइल में रहती है, ये अपने में घूमती रहती है, इसे देश समाज की कोई कुछ चिंता नहीं है। तो इन बच्चों ने दिखा दिया कि ये मोबाइल में भी है, ये टेक्नोलॉजी में भी है, और देश और समाज की भी इन्हें चिंता है। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या
ये कहा जाता है कि पूरा इस आंदोलन के चेहरे भाई अभिजीत दीपके और उनके साथी थे, लेकिन इसके पीछे जो दिमाग और जो पूरी सोच है वो आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं और आप जैसे सलाहकारों की थी, ऐसा कहा जाता है। नहीं, देखिए ये लोग जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर करना ही होता तो हम अपने आप से कर लेते, हम क्यों वेट कर रहे थे किसी चीज का। तो हमने और मेरे ख्याल से हम ही नहीं, देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने, मेरे ख्याल से कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता उस मंच पे नहीं गए, लेकिन कई ऐसे पार्टीज हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, कई सपा की कई सारे सांसद वगैरह। तो हमारा फर्ज बनता था कि देश में अगर कोई आंदोलन हो रहा है और युवा उस आंदोलन को छेड़ रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं युवा ये तो नहीं मांग रहे हैं कि भाई आप सरकार गिरा दो, हमें मुख्यमंत्री बना लो, हमें अपने लिए कोई पद तो नहीं मांग रहे थे, अपने भविष्य के लिए अच्छी एक शिक्षा प्रणाली मांग रहे थे। तो हमें लगा हमारा दायित्व है कि उनको सपोर्ट करना, मंच से नहीं, मंच के बाहर से हमने हमेशा उनका प्रोत्साहन किया। और हाँ, अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, आशुतोष रंका आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, लेकिन समय समय पे वो अपना योगदान जब दिया था तब दिया, उसके बाद अभिजीत दीपके अपनी पढ़ाई के लिए चले गए थे। और ये पूरी तरह से देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मूवमेंट को करना चाहती, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जेनजी और यूथ इकट्ठा होता है। ये उनको क्रेडिट है कि उन्होंने इस पूरे अभियान को, इस पूरे मूवमेंट को ए पॉलिटिकल रखा, और जिसके वजह से एक तो जेनजी है, लेकिन जेनजी के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। मैं कई सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो कह रहे थे कि हमारे मन में डर था, बच्चों को देखा तो अब हम जाग गए कि भाई बोलना तो है। और देखिए, बच्चों की खासियत ये थी, और मोदी जी इसमें चूक गए, कि आप उसी को डरा सकते हो जिसके पास खोने के लिए कुछ है। देखो, जब कोई मिडिल एज पहुंच जाता है, चलो बड़े बड़े अरबपति को तो बहुत खोने के लिए, मीडिया के मालिकों को भी बहुत खोने के लिए, इसलिए इन सबको आपने दबा रखा है, सेलिब्रिटी सबको दबा रखा है। अरे 15 साल का बच्चा या बच्ची 18 साल को क्या आप डराओगे, और जितना डराओगे वो उतना ज्यादा बोलेगा। और यही हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, अपने पेस पे चल रहा था। पहला स्पार्क था, सोनम वांगचुक को उठाया उन्होंने, वहां से गुस्सा आया कि आप ये कैसे कर सकते हो। और दूसरा, जिस दिन लाठियां और टीयर गैस वगैरह पड़े, तो मेरे ख्याल से जेनजी को आप संवाद उनसे करिए, उनको आप बोलोगे कि नहीं बच्चों आप गुमराह हो गए हो, आप ये हो गए, तो मेरे ख्याल से जेनजी और भड़केगा और इसका परिणाम भुगत रही है। लेकिन बीजेपी और तमाम आपके राजनीतिक विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप केवल देश का जो नीट का पेपर था उस पर आप लोग बोलते हैं, पंजाब में पेपर लीक हुआ उस पर आप लोग बोलते नहीं है, उसे चीटिंग बताते हैं आप लोग। आप मुझे बताइए, चीटिंग, पहले एक चीज बता दीजिए, चीटिंग और पेपर लीक दोनों में अंतर है? दोनों अलग चीज है ना। चीटिंग क्या होती है? चीटिंग ये होती है कि पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद कुछ बच्चे नकल करते हुए पाए गए, इसको चीटिंग कहते हैं। अब भाजपा को लगता है कि जो भाजपा के तो सारे सपोर्टर्स अंधभक्त हैं, उनको लगता है कि देश की जनता भी अंधभक्त है, तो इसलिए केवल भाजपा और उनकी गोदी मीडिया कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। फार्मेसी कुछ 400 साढ़े 400 पदे थी फार्मासिस्ट की, 26 सेंटरों में उसकी एग्जामिनेशन चल रही थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इन 26 में से 2 सेंटर्स में जब एग्जामिनेशन शुरू होता है 11 बजे, 2 सेंटर में कुछ युवा तैयारी करके आए थे, ब्लूटूथ पेन लेके आए थे, और वहां से वायरिंग करके सेंटर के बाहर उनके कुछ साथी थे जो उनको हेल्प कर रहे थे, वो नकल कर रहे थे। और हमारी ये देखिए अलर्टनेस पंजाब पुलिस की, 11:15 को पुलिस डायरी में दर्ज है कि ये पूरा जो थी नकल पकड़ी गई। क्या एग्जाम रद्द हुई? एग्जाम नहीं रद्द हुई। जो बच्चे पाए करे, मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे जो पाए गए, उन सबको अरेस्ट कर दिया। यानी 11 बजे एग्जाम का टाइम था, 11:15 बजे पकड़ भी लिए गए। और किसी को ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम रद्द हुई, कुछ लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी, मेंटल से कुछ नहीं हुआ। चीटिंग हुई, अलर्ट थी सरकार, प्रशासन अलर्ट था, पकड़ा गया और उनको जेल भी हो गई। तो इससे बेटर और क्या सरकार कर सकती थी? तो मेरे ख्याल से इन लोगों को लगता है कि भाई कीचड़ उछलने से, अगर आपके मन में चोर नहीं होता तो आप एग्जामिनेशन पेपर लीक ना हो, फिर से वो प्रणाली पे बात करते युवाओं से, अपनी गलती एक्सेप्ट करते। एक तो आपने गलती एक्सेप्ट नहीं की, जब तक दबाव नहीं आया तब आपको लगा कि नहीं अब तो पॉलिटिकल हमें लॉस हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान को हटा तो दिया। अगले दिन क्या नजारा देखा हमने? आते हैं धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट में, जय 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 जयकार हो रही है।
तो मतलब आप अभी भी ये लेसन नहीं समझे हो कि देश का युवा अकाउंटेबिलिटी चाहता है। और मैं ये सीना ठोक के बोलता हूं विक्रांत भाई कि कल को अगर हमारी सरकार से ऐसी चूक हो जाती है, हम कतई बैकफुट पे नहीं रहेंगे। वी विल बी द फर्स्ट टू फायर आवर ओन मिनिस्टर। हमारी इकलौती सरकार है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ी करी, हमने तुरंत हमने सरकार ने एफआईआर किया, किसी कोर्ट ने नहीं, हमने एफआईआर कराया, उसे अरेस्ट करवाया। उससे पहले भी आपको याद होगा जब सरकार बनी थी 2022 में, पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर विद इन द फर्स्ट 1 और 2 मंथ सुओ मोटो। तो ये हमारा वैल्यू सिस्टम है कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, हमारे लोगों को तो लास्ट मतलब उनके ऊपर सबसे ज्यादा निगरानी हम रखते हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मेरे ख्याल से देश की जनता समझदार है। अब आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी E20 के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने अब तो अपील कर दी कि गाड़ियां ही खरीदना बंद कर दो, पेट्रोल और डीजल की। सरकार आप लोगों की गाड़ियां खराब कर देगी। आपको लगता है कि केवल अरविंद केजरीवाल जी E20 के पीछे पड़े हैं? मतलब देश में 30 करोड़ व्हीकल ओनर्स हैं जिनकी गाड़ियां 2023 के पहले बनी हुई थी, मैन्युफैक्चर्ड थी। 30 करोड़ लोग जिन्होंने अपनी आपको पता है कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए गाड़ी क्या बड़ी चीज होती है, मतलब परिवार का सदस्य होती है। और कितने सालों साल आप अपना इन्वेस्टमेंट करके, सेविंग करके फिर एक बड़ी सी गाड़ी लेते हो, वो बड़ा दिन होता है परिवार के लिए। मुझे पता है मेरे परिवार में सबसे पहले मारुति ऑल्टो आई थी, तो कितनी बड़ी चीज हो गई थी उस दिन। बिल्कुल। तो आप सडनली पता चलता है 4 साल हुए नहीं गाड़ी को, और उसमें आपने एक मिलावटी कुछ पेट्रोल डाल दिया और उसके चलते गाड़ी नहीं चल रही है, माइलेज ड्रॉप हो रही है 20%, 30%, ये सारा माइलेज। तो इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है। और फिर इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी ने तहकीकात करी। मुद्दा जनता का था। उन्होंने जब तहकीकात करी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई कि ऐसा दूषित पेट्रोल, मैं कहूंगा E20 इज अ पोल्यूटेड, इज अ एडल्टरेटेड पेट्रोल, क्यों थोपा जा रहा है जब क्लियर है कि भाई इससे मिलावट है, इससे माइलेज ड्रॉप हो रही है और व्हीकल का इंजन खराब हो रहा है। तब पता चलता है कि अमेरिका इथेनॉल भारत के ऊपर थोप रहा है। भारत 3 साल पहले केवल 500 मिलियन लीटर इथेनॉल इंपोर्ट करता था। पिछले साल 2 साल के अंदर मतलब 1 बिलियन लीटर्स डबल हो गया है। और ये सारा का सारा 99% इंपोर्ट यूएस से आ रहा है। मतलब ट्रंप ने पता नहीं मोदी के ऊपर क्या जादू या क्या दबाव डाल रखा है कि जो ट्रंप बोलता है कि भाई रशिया से ऑयल मत लो, लेकिन हाँ जी नहीं लेते हैं। बोलता है कि अब हमारा जो अच्छा वहां पे इथेनॉल इतना बनता है, इतना वहां पे मेज की बहुत ज्यादा प्रोड्यूस है। बिल्कुल। उनको पता नहीं इथेनॉल से क्या करना। अब उनको पता है कि देश में सारे लोग, स्पेन आंख दिखाता है, कोरिया आंख दिखाता है, सारे देश ट्रंप को आंख दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी हैं, हाँ जी जो आप सरकार कहोगे हम कर लेंगे। आपने बोला पाकिस्तान से वॉर बंद कर दो तो हमने बंद कर दी, इथेनॉल ले लो तो ले भी लिए और मैंडेट पास कर दिया। भले भारत के लोग दुखी हो ना हो, हमें तो वोट पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत गंभीर मुद्दा है, देश के आर्थिक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का मुद्दा है। और कोई पार्टी लोगों की आवाज, मुझे नहीं पता है बाकी सारी पार्टियों के भी क्या इंटरेस्ट है, कहते हैं कि सबने अपनी अपनी इथेनॉल की डिस्टिलरी लगा रखी है, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता। लेकिन जब आम आदमी को लेके कोई भी मुद्दा होगा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पे उसे खेलेंगे। जैसन भाई, आप चूंकि पंजाब सरकार के सलाहकार भी हैं, तो अच्छे काम तो हर राजनीतिक दल, उसके नेता बताते हैं। कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि पंजाब की पहले की कोई सरकार नहीं कर पाई और वो आप लोगों ने कर दिया, कोई ऐसा काम आपको लगता है अपनी सरकार का? मेरे ख्याल से टाइम कम रह जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं, कोई नहीं, हम आप फटाफट कहते हैं। और पंजाब की सरकारें नहीं, पहले कोशिश करते हैं कि देश में पहली बार जो काम हो रहा है जो पंजाब में, अच्छा, उनकी गिनती शुरू करते हैं। पहली बार देश में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस 10-10 लाख रुपए का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कोई सरकार देश में नहीं देती। आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए, केवल बॉटम 35-40% पब्लिक को मिलती है, मिडिल क्लास को तो कुछ मिलता ही नहीं है, केवल टैक्स लेते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, एक ही तबके को मिलती है। उसमें भी अस्पतालों की शिकायत रहती है कि हमारे पैसे नहीं देते। आप देखिए बाहर निकल रहे हैं। नहीं, आयुष्मान में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल निकल रहे हैं, केवल अब आप बेसिकली सरकारी हॉस्पिटल में जो पहले मुफ्त में इलाज होता था, अब आयुष्मान कार्ड यूज करो और वही इलाज मुफ्त में हो रहा है। हमारी स्कीम जो मुख्यमंत्री सेहत योजना में 10 लाख रुपए का ऑलरेडी 2000 करोड़। आप अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरे आयुष्मान योजना की सालाना बजट देश भर का है 9000 करोड़। पंजाब के मुख्यमंत्री सेहत योजना जो हमारी 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, केवल पंजाब की, पता है उसका सालाना क्या बजट है? 2000 करोड़। अच्छा, हम वाकई में खर्च करते हैं। कोई भी परिवार हो 10 लाख का कार्ड ले जाए, पंजाब के बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट में ले जाए, पब्लिक में ले जाए, वो कार्ड मान्य है।
तो ये हमने काम किया है जो कहीं नहीं हुआ। दूसरा, हमारी जो महिला सम्मान योजना, जो मावा धिया सत्कार योजना हम जो कहते हैं, कैश ट्रांसफर स्कीम, हम 1500 देते हैं हर दलित महिला को और 1000 रुपए देते हैं हर जनरल कैटेगरी की महिला को। देश में आप देखिए जहां पे भी ऐसी स्कीम लागू होती है, इफ बट आपका इनकम ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, आपके पास दिल्ली में भी आई है, देखा है सरकार ने, तो कहते हैं कि 17 लाख महिलाओं को देंगे। अरे वो भाई, कह रहे हैं कि विधायक या सांसद से साइन करवाना जरूरी है। आप भी साइन करवा रहे हैं क्या? कोई साइन नहीं है। अच्छा। हम कहते हैं आप अपना वोटर कार्ड, आपकी ताकत है आपका वोटर कार्ड और आपका आधार कार्ड, ये 2 कार्ड ले जाइए, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, आपको तुरंत पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 करोड़ महिलाओं में से, टोटल 1 करोड़ महिला वोटर्स हैं पंजाब में, आज की तारीख में 80 लाख रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए, हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। उसमें से 70 लाख महिलाओं को पैसे भी मिल गए पहली तिमाही के, फर्स्ट 3 मंथ्स के। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पूरे देश की सबसे व्यापक, सबसे यूनिवर्सल अगर कैश ट्रांसफर स्कीम महिलाओं के लिए है, सबसे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम तो ये है। तीसरा काम मैं बताता हूं, पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। देश भर में देखो तो पानी का स्तर नीचे जाता रहा है, और कैनाल इरिगेशन, कैनाल वाटर बहुत पहले इंडिपेंडेंस और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे काम हुआ था पूरे देश भर में, तब से सारी सरकारों ने, किसी ने कैनाल पे इन्वेस्ट नहीं किया। पिछले 4 सालों में पंजाब सरकार ने 6,500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। कुल 14,000 किलोमीटर की कैनाल की जो लाइंस, उसे नहरी खाल बोलते हैं, नहरी खाल होती है, पाइपलाइंस होती हैं, बड़े बड़े कैनाल्स हमने रिजुविनेट किए, नए कैनाल्स बनवाए। उसका फाइनली आउटकम ये है कि 2022 में कुल पंजाब का केवल 25% जो इरिगेटेड जो लैंड है वो कैनाल वाटर से इरिगेट होता था, है ना, बाकी सारा ग्राउंड वाटर से जाता था। आज की तारीख में वो आंकड़ा 85% लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड इन पंजाब इज इरिगेटेड बाय कैनाल वाटर। मतलब हजारों, पंजाब में तो ग्राउंड वाटर जो है बहुत बड़ी, तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट अभी कह रही है कि कई दशकों के बाद ग्राउंड वाटर का रिवर्सल हो रहा है। अब पहली बार लेवल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग नीचे से नहीं पानी ले रहे हैं, कैनाल वाटर ले रहे हैं। और कई सारे बुजुर्ग हैं, मतलब वो आप उनसे बात करो वहां पे जाके, इतना इमोशनल कहते हैं कि जब हम बच्चे थे 40-50 साल पहले हमने नहर में पानी देखा था और आज देखने को मिल रहा है भगवंत मान की वजह से। वहां पे जो किसान अपनी फसल भी बेचने जाता है, पहले महीनों महीनों तक उसे वेट करना पड़ता था, आज पंजाब सरकार उसे 24 घंटे के अंदर पैसे देती है। एजुकेशन की बात कर लीजिए, आज पहली बार देश में, पंजाब में कभी नहीं हुआ ये, पहली बार, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब का सरकारी स्कूल सिस्टम देश में अब अव्वल नंबर पे आ गया। अब तक केरला था, कई सालों तक केरला था। 2025 में ये रिपोर्ट आई है कि पंजाब के स्कूल्स नंबर 1 है नीट में। अब नीट में आप देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम देश का उठा के ले लीजिए और पता कर लीजिए कि कितने बच्चे वहां से पास किए हैं नीट के लिए। पंजाब ने रिकॉर्ड कायम किया है 882। हेल्थ केयर का मैंने आपको गिना लिया, एजुकेशन का गिना लिया, मैंने आपको एग्रीकल्चर का कह दिया, मैं आपको अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात कर देता हूं। पंजाब में हर साल का एवरेज रिकॉर्ड, हमारे पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि औसतन 30-35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। पिछले साल आपको पता है कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है पंजाब में? 60,000 करोड़। डबल हो गया है द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये साल का हमारा टारगेट है 75,000, 75,000 करोड़। तो जिस लेवल की नौकरियां सरकार तो दे ही रही है, लेकिन प्राइवेट नौकरियां खड़ी हो रही है। आप एक्चुअली रिवर्स माइग्रेशन देख रहे थे कि पंजाब के बहुत गहरे इश्यूज थे। मुझे लग रहा है कि 40-50 साल से पंजाब में गवर्नेंस खत्म थी, सरकारें थी, गवर्नेंस जीरो हो गई थी, और एक साथ ये बदलाव आज पंजाब को देखने को मिल रहा है। युवा रिवर्स माइग्रेट कर रहा है। कुल 6 लाख प्राइवेट नौकरियां और 70,000 सरकारी नौकरियां पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने देने का काम किया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत लंबी चर्चा है। आपने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर के बड़ी चर्चित किताब लिखी थी, द दिल्ली मॉडल। तो कोई ऐसा काम आपने, काम तो वो सब तो गिनवा दिए जो आप लोग ने किए या वहां पर हो रहे हैं, कोई ऐसा काम की जो उस किताब में लिखा हो लेकिन आप पंजाब में नहीं करवा पाए हो? अभी करना बाकी बचा हो? नहीं, कई सारे। देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा, कुछ भी आप आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा दीजिए, ये आरोप नहीं लगा सकते कि हम अहंकारी पार्टी है। भाजपा की मेरे ख्याल से और कुछ हद तक कांग्रेस की भी लगता है कि उनका हक है राज करना, और उनका हक है, उनको लगता है कि सारा मतलब भारत विश्व गुरु बन गया। अगर आप उनकी भाषा शैली देखो कि भाई विश्व गुरु बन गया, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई परफेक्शन अचीव हो गया। बहुत सारे काम हुए हैं। पहली बार पंजाब को रियल गवर्नेंस देखने को मिली है। मेरे ख्याल से
देखिए, मैंने, क्योंकि जब मैं दिल्ली सरकार में था तो हमने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में एक बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई थी। और एक हिसाब से आपने E20 की जब बात करी तो अरविंद जी ने भी बात करी कि इस दूषित पेट्रोल से तो बेटर है कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, पोल्यूशन भी कम होगा। तो पंजाब में अब तक वो टेक ऑफ नहीं हो पाया है। वो फ्यूचरिस्टिक है। मेरे ख्याल से हमारा होपफुली जो अगला टर्म हमें जनता देगी उसमें कई सारे ऐसे काम करेंगे। और दूसरा मैं कहूंगा कि एक और हमारा जो एक सोच थी कि अर्बन डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, शहरों का चेहरा कैसे होना चाहिए, साफ सफाई हो जाए, बेसिक सर्विसेज हो जाए। तो क्योंकि बैकलॉग इतना था पंजाब में, मैं आपको कह दूं कि जिस दिन से हमने पंजाब में सरकार आई थी और कई शहरों में भी हमारी कॉर्पोरेशंस में सरकार है, वहां पे कभी भी कूड़े की समस्या पे कोई प्लान, कोई सिस्टम कभी नहीं बना। ये देश की बड़ी समस्या, ये देश की समस्या। और ये हमारा विचार है कि देखिए, भारत की जो शहर है वो एक हिसाब से आपके फ्यूचर का इमेज है कि अगर, क्योंकि पब्लिक वहां एस्पिरेशंस हैं, जॉब्स वहां पे है, और अगर आप शहरों को इतना गंदा, टूटी सड़कें, पानी नहीं है, प्रदूषित करके रखोगे तो मेरे ख्याल से भारत का फ्यूचर थोड़ा डिम लगेगा। तो इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। मुझे लग रहा है कि और कुछ साल लगेंगे। जितना बड़ा गवर्नेंस का वैक्यूम रहा है पंजाब में, 5 साल में हमने बड़ी मेहनत करी। जैसे मैंने कहा, कई सारे काम हुए हैं, लेकिन और 5 सालों में मेरे ख्याल से पंजाब वाकई में देश का, नॉट जस्ट इन सम रिस्पेक्ट्स, मैंने आपको 5-6 तर्क दिए हैं, लेकिन इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स आई थिंक पंजाब हैज द पोटेंशियल टू बिकम नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री। एक विपक्ष जो बड़ा आरोप लगाता है ना, वो ये लगाता है कि आम आदमी पार्टी जो है मार्केटिंग की बहुत बड़ी उस्ताद है, वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेती है। ये विपक्ष का बड़ा आरोप है। और उनका ये कहना है कि नशा, बढ़ता हुआ कर्ज, युवाओं का पलायन, भले ही आप लोग रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी युवाओं में विदेश को लेकर के उन्हें लगता है कि वहां उनका ज्यादा कैरियर। अगर विपक्ष काम नहीं गिनवा पा रही है अपनी, तो उसको मार्केटिंग का एग्जाम्पल तो ना ही दे। हमने काम किया है, हम अपनी बात रखते हैं। आज आपने जो सवाल पूछे मैंने आपके सब जवाब दिए। अच्छा हुआ आपने ड्रग की समस्या का जिक्र किया, मैं अपने बातों में रखना भूल गया उसे। देखिए, यूथ वाला जो एलिमेंट था वो तो मैंने आपको साफ कर दिया कि एक्चुअल में, और कई सारे आंकड़े हैं कि कैसे जॉब्स के चलते लोग अपना परमानेंट रेसिडेंटशिप या फिर सिटीजनशिप रिवर्स करके वापस पंजाब में आ रहे हैं। ड्रग्स की जो समस्या है निश्चित तौर पे पंजाब की सबसे बड़ी समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से ड्रग्स की समस्या का जो ओरिजिन हुआ है वो भाजपा और अकाली। भाजपा अगर आके कहती है पंजाब को कि हम आपको अच्छा भविष्य देंगे, आप किस मुंह से कहते हो ये बात? 10 साल, जब 2007 से लेकर 17 तक अकाली और भाजपा की सरकार थी, पूरी ड्रग की समस्या मेन तो वहीं से शुरू हुई। इन्हीं के सारे नेता जो थे, मजीठिया हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं, पाए गए। उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके बयान है, कहते कि हाँ जी इन्होंने हमसे करवाया। मतलब उनके टाइम पे उनके मंत्रियों की गाड़ियों में नशा पाया जाता था। अब नशे को लेके हमारी सरकार ने एक व्यापक मुहिम, युद्ध नशा विरुद्ध, पिछले साल कई सारे सालों से काम चल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर हमने बोला कि अब ये एक बहुत ही अप स्केल में, जिसमें हम पूरे कम्युनिटी को, देखो ये केवल पुलिस का काम नहीं है, ये एक सोसाइटल इशू है। अगर गांव-गांव में, अगर शहर-शहर में नशा आसान से मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। तो हमने लोगों को जागरूक किया। और पिछले, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं विक्रांत भाई, जो मैं 2-3 आंकड़े बताऊंगा कि पिछले 4 सालों में 95,000 से ज्यादा ड्रग स्मगलर्स पकड़े गए हैं। 45,000 से ज्यादा FIRs हुई हैं ड्रग स्मगलिंग को लेके। और कन्विक्शन रेट, और ये NCRB की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में ड्रग स्मगलिंग का कन्विक्शन रेट इज 88%, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो हम पकड़ने के लिए और फिर छोड़ देते हैं बेल पे। ये तो पेपर लीक वालों को पकड़ लेते हैं और फिर बाद में बेल पे छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ किसी को बेल नहीं मिलती, ठोस सबूत के साथ पकड़ते हैं और ये जेल की हवा खा रहे हैं। कुल 3,500 किलो हेरोइन पिछले 4 सालों में पकड़ा गया। 350 करोड़ से ज्यादा एसेट सीज किए गए। तो बहुत बड़े स्केल पे एक्शन हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि नशा खत्म हो गया। मैं फिर से ये कहूंगा कि जिस स्केल की ये समस्या है, पहली बार लोगों को विश्वास, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों से जब आप बात करो तो पहली बार कहेंगे कि नहीं जी, एक पहली बार अब हमें मुख्यमंत्री मिला जो सीरियस है, जो काम कर रहा है। और हमें विश्वास है कि चलिए 5 साल में एटलीस्ट कर्व जो बढ़ रहा था नशे का, वो अब कम होना शुरू हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में, खास करके लोगों का जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है,
ये नशे की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी पंजाब। एक राष्ट्रीय मुद्दा जो आजकल बड़ा चल रहा है, डीलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या संघीय ढांचे पर प्रहार होगा, सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा की? तो क्या लगता है आम आदमी देखिए, पार्टी? पहले तो मेरे ख्याल से ये दोनों इश्यूज को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। डीलिमिटेशन आप करना चाहते हो क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। 1947 में जितनी सीट्स थी पार्लियामेंट में, तब जो रिप्रेजेंटेशन का रेशियो था कि कितने लाख लोगों पे एक सीट होनी चाहिए, अब ऑब्वियसली वो बढ़ गया है। तो मेरी जो राय है कि डीलिमिटेशन इज अ गुड आइडिया, बट आप स्टेट्स के हितों को उसको रौंद के नहीं कर सकते, राइट। आपको सब स्टेट्स की एस्पिरेशंस रखनी चाहिए और उनकी जितनी जितनी भागीदारी रही है, आप किसी स्टेट को ज्यादा, क्योंकि कई सारे स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल पे अच्छा काम किया, अच्छा काम तो व्हाई शुड दे बी पेनलाइज्ड? आप उनका रिप्रेजेंटेशन का हक ले लोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। पूरी तरह से एक हिसाब से भारत पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोपने का ये इरादा है। भारत की जो मूल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या कहती है कि throughout the 5 years the government will remain accountable to the people through the parliament। अगर वहां पे आपकी बहुमत चली जाती है तो सरकार अगले दिन गिर जाएगी। बिल्कुल। तो जब आप वन नेशन वन इलेक्शन कहते हो कि नहीं 5 साल में मैं एक बार चुनाव करूंगा, तो मतलब खत्म होगी आपकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी। ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, 3 या 4 जो हमारे लोकल इलेक्शंस होते हैं, फिर स्टेट होते हैं, उससे सरकार चेक में रहती है। ये कहना कि नहीं जी इससे डिसरप्ट हो जाता है, ये सारी बेकार की बातें हैं। मैं सरकार में 10 साल से दिल्ली सरकार और अब पंजाब सरकार के साथ भी एडवाइस कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो वो काम चलता रहता है। जैस्मिन भाई, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 2 लोकसभा सांसद राजकुमार चब्बेवाल साहब और मीत हायर साहब को विधानसभा भी लड़वाया जा सकता है। ऐसी कुछ चर्चा चल रही है क्या पार्टी में? मैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन देखिए पार्टी का डिसीजन है। एट द राइट टाइम जब चुनाव पास में आएंगे तो पार्टी डिसाइड करेगी। बट मुझे कोई ऐसी जानकारी, क्योंकि राज्यसभा के आपके वैसे ही सांसद चले गए बीजेपी के साथ, अब आप लोकसभा के भी अगर चुनाव लड़ा देंगे तो हाउस में तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता जो हमारे सांसद कहीं चलो जहां पे भी चले गए, जनता को बखूबी याद है कि किसने दगा दिया है उनको और कौन मजबूती से ग्राउंड पे काम कर रहा है। तो अगर कोई लोकसभा एमपी लड़ भी लेता है तो जनता है मालिक, जनता चुनाव जिता देगी। लोकसभा भी फिर से एक बार जिताया बार बार जिताएगी। चलिए कुछ सवाल रैपिड फायर लेते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी सवाल हो जल्दी जवाब। आप आईआईटीएन भी रहे, लेखक भी रहे, रणनीतिकार भी रहे, नेता भी रहे, चारों में से खुद को क्या देखना पसंद करते हैं? कौन सा रोल अपना अच्छा लगता है? मेरे ख्याल से पेट्रियट। मुझे सबसे ये सारी एक भावना है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, बस वही भाव से जब ऊपर वाला जो काम कराता है, कभी लिख देते हैं, कभी गवर्नेंस पॉलिसी एडवाइजर बन जाते हैं, कभी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, वो भी कर लेते हैं। आपने पॉलिसी मेकिंग का भी काम किया, फिर आप राजनीति में भी आए, तो कई बार आदमी को काम करने के बाद पता चलता है कि नहीं यार वो पहले वाला काम बढ़िया था। तो अगर जीवन में कभी मौका मिले तो इन दोनों में से क्या चुनेंगे? यही अरविंद केजरीवाल के साथ काम करना, या ये भी मन में ख्याल है कि यार वापस चलते हैं? कभी नहीं। मुझे अगर फिर से जिंदगी जीने का मौका मिलता तो मैं वो सारे डिसीजन लेता जो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ मेरे हर एक डिसीजन से। और जो अपॉर्चुनिटी मुझे अरविंद जी ने दी है पहले, मेनली दिल्ली में जो मेरा योगदान रहा था, मुझे जो हमारा थिंक टैंक था दिल्ली डायलॉग कमीशन, उसका वाइस चेयरपर्सन बनाया था, तो मुझे कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। हालांकि एलजी साहब ने आपको हटा दिया था और आप वो सब काम शायद नहीं कर पाए थे जो करना चाहते थे। वो फिर वो तो चलिए 1 साल, वो 1 साल रहा था, वो प्योर पॉलिटिक्स में आ गया था मामला। नहीं, एलजी साहब ने एक्चुअली हटा नहीं दिया था, एलजी साहब ने दफ्तर बंद करा दिया। दफ्तर बंद करा दिया। और एलजी साहब इस भ्रम में थे कि ये लोग दफ्तर से हटा देंगे तो ये काम करना बंद कर देंगे। तो मैं तो घर बैठ के फिर मैंने काम कर दिया जितना करना था। जैसे विपक्ष की राय, यानी आम आदमी पार्टी से अलग दूसरी पार्टी में आपके खिलाफ जो पार्टियां हैं, उनमें से कौन ऐसा नेता है जो आपको पसंद आता है कि हाँ ये ठीक नेता है? नहीं, कई सारे हैं। आई वुड से दैट पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप हटके देखें तो मुझे एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ शैलजा टीचर करके हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी केरला की। उन्होंने केरला को जिस मुश्किल दौर से, कोविड क्राइसिस, निपा क्राइसिस, मैंने उनकी एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। तो आई वॉज वेरी मूव्ड एंड जेन्युइनली इंस्पिरेशनल पर्सन।
सिमिलरली आप देखेंगे मेनी स्टेट्स देयर आर एग्जांपल, बट खास करके मुझे फर्स्ट नेम जो याद आ रहा है कि केरला में शैलजा टीचर इज वन ऑफ द पीपल आई फील बहुत ही रेयर पर्सनैलिटी है कि जो उस भावना से और उस ऐसा काम कर जाती है बहुत ही शॉर्ट टाइम पे। आपकी वाइफ भी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो पत्नी के साथ किस बात पर ज्यादा लड़ाई होती है? देखिए, हम पॉलिटिक्स को तो कम ही चर्चा में रखते हैं, एंड आई फील बट शी इज वेरी एक्टिवली फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। आई वुड से दैट वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी हैं। जब भी लगता है कि नहीं, पार्टी को इस चीज पे सोच लेना चाहिए था, ये गलत आप कह रहे हो, तो शी बिकॉज उनका भी जुड़ाव रहा है पॉलिसी से, और जब मैंने किताब भी लिखी तब मैंने किताब में उनको श्रेय भी दिया था दैट शी वाज एक्चुअली माय एडिटर। जितने भी मैंने प्रूफ्स लिखते थे, ड्राफ्ट लिखे थे, शी इज अ राइटर आल्सो, वो भी अपना लेख लिखती हैं। तो हमारी जो जोड़ी है, भगवान की दया से। बताया आपने कि झगड़ा किस बात पे? नहीं, झगड़ा ऐसे झगड़े नहीं होते। झगड़ा इस बात पे जरूर होता है कि आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हो बाहर, वो तो हर घर की होती है, बट आई अंडरस्टैंड। काम से खुश है वो? नहीं, शी इज प्राउड ऑफ मी। उनके सपोर्ट, देखिए जिस दिशा में हम चले हैं ना, हमारे पीछे कोई बड़ा एम्पायर है ना, कुछ बड़े परिवार है ना, कुछ है। तो अगर परिवार का सपोर्ट नहीं रहा तो इम्पॉसिबल है कि आप इस लाइन पे, और खास करके मोदी जी के राज में अगर विपक्ष, और ऐसा विपक्ष जो हमेशा चुभता है बीजेपी को, अगर आप देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एलजी, मैं कह रहा हूं एलजी एक सीबीआई की जैसा ही आ गया था कि हर चीज पे आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, तो कोई और पार्टी नहीं झेल पाती, आम आदमी पार्टी झेल पाई। और ये इसका बड़ा योगदान, और मैं केवल अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, तमाम नेता हमारे परिवार है। पॉलिटिक्स में आने वाला हर आदमी ये सोचता है कि यार कभी चुनावी राजनीति भी की जाए, तो जैस्मिन शाह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं कभी? जैस्मिन शाह केवल और केवल अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना योगदान मैं दे पाऊं उतना देना चाहता हूं, और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी योग्यता देखे मुझे जब जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उससे संतुष्ट हूं। कल को अगर पार्टी कहेगी कि नहीं हमें लगता है आपको लड़ना चाहिए, मैं कभी टिकट नहीं मांगता, ना ही मेरा वो इंटरेस्ट रहा है। लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट से, गवर्नेंस के थ्रू लोगों के जीवन में अच्छा प्रभाव डालना मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मिन भाई, आप यहाँ पर आए और तमाम सवालों का आपने बिल्कुल बेखौफ अंदाज में जो जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका और आपके शो का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें करते रहें, मिलते रहें, हमें भी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी इसको देखने के लिए, और आपको इसी तरीके से समय समय पर अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।